आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बाजार संतुलन इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे, जिसमें संतुलन कीमत है, अधिमांग, अधिपूर्ति, उच्चतम निर्धारित कीमत, निम्नतम निर्धारित कीमत, जिसे कीमत सीमा और कीमत तल भी हम कहते हैं। इन प्रश्नों को साथ साथ हम थोड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी आज हम हल करेंगे। इस इकाई से माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार 1 अंक के 3 प्रश्न यानी 3 वस्तुनिष्ठ इस इकाई से आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। इसका तात्पर्य है कि हमको यहाँ इस इकाई से छोटे-छोटे प्रश्नों को बस हल करना है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कैसे होता है? किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित कैसे होता है? किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा होता है। दूसरा वस्तुनिष्ठ है हमारा बाजार मूल्य संबंधित है। बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जो बाजार में अति अल्पकाल के लिए प्रचलन में होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ए होगा। वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती हैं कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, दोनों, कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कुल उपयोगिता। जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र के खिसकता है। मांग वक्र कैसा खिसकता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाईं ओर और बाईं ओर। जब मांग बढ़ती है, ये मांग वक्र है, मान लो डिमांड कर्व है टीडी। जब मांग वक्र बढ़ती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा सी होगा, दाईं ओर। सत्य असत्य बताइए। कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं। कीमत सीमा तथा कीमत तल को प्रशासकीय कीमत भी कहा जाता है। यह कीमतें मांग एवं पूर्ति के संतुलन से नहीं बल्कि सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये कथन असत्य है। कीमत सीमा का निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है। कीमत सीमा का निर्धारण का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि उत्पादकों और मुख्य रूप से किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार निर्धारित करती है। तो इसका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं होता। बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। ये हमने वस्तुनिष्ठ में भी देखा था कि बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। तो ये कथन सत्य है। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है। बाजार मूल्य वास्तविक मूल्य होता है, जबकि सामान्य मूल्य काल्पनिक होता है जो वास्तव में कभी देखने को नहीं मिलता। तो ये असत्य है। बाजार मूल्य कैसा मूल्य है? वास्तविक मूल्य है। मांग व पूर्ति की शक्तियां काफी समय तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती हैं। ये कथन भी असत्य है। मांग और पूर्ति की शक्तियां बदलती रहती हैं। मांग यदि बदल जाएगी तो पूर्ति का जो संतुलन है वो भी बदल जाएगा। तो ये जो साम्य है ये ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहता। पाठ का नाम था हमारा बाजार संतुलन। तो इसको समझने के लिए हम बाजार चलते हैं और आप सोचिए कि आप किस प्रकार से वस्तुएं खरीदते हैं। ये आर्या है, ये केला खरीदने बाजार गई। इसने दुकानदार से पूछा कि केले की क्या कीमत है। दुकानदार ने बताया कि मैडम ये 70 रुपए दर्जन है। आर्या बोली कि नहीं नहीं, मैं 70 रुपए नहीं लूंगी, मैं 40 रुपए दर्जन लूंगी। दुकानदार ने कहा नहीं, 60 रुपए दर्जन ले लीजिए। आर्या ने कहा कि नहीं, 45 रुपए दर्जन आप दे दीजिए। दुकानदार ने कहा मैडम 50 रुपए से कम मैं नहीं दे पाऊंगा। तो आर्या ने कहा कि ठीक है, आप 1 दर्जन केला दे दीजिए। क्या आप भी ऐसी ही खरीदारी करते हैं? यहाँ दुकानदार का मतलब था पूर्ति करने वाला। कौन था दुकानदार का मतलब? पूर्ति करने वाला। और आर्या यानी खरीदार। खरीदार यानी ये मांग करने वाला। जब पूर्ति करने वाले की कीमत और मांग करने वाले की कीमत बराबर हो जाती है, यहाँ पे कहाँ बराबर हो गई है?
50 रुपए में। ये पूर्ति करने वाला भी 50 रुपए में देने तैयार है और मांग करने वाला भी 50 रुपए में खरीदने तैयार है। यही बाजार मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम वस्तुओं को खरीदते हैं। तो हमने इस स्लाइड से ये समझा कि बाजार में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। जब पूर्ति करने वाला देने तैयार हो जाए और खरीदने वाला उसको खरीदने तैयार हो जाए जिस कीमत पर, उसी कीमत पर बाजार का मूल्य निर्धारित होता है। मूल्य निर्धारण को हम यहाँ पर तालिका से समझ लेते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य आखिर निर्धारित कैसे होता है। ये संतरा है, इसकी कीमत दी हुई है। 5 रुपए का संतरा एक, 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, मतलब हमने यहाँ पे ले लिया है कि मूल्य बढ़ने से कम हो रहा है। अब ये बच्ची बाजार गई और इसने संतरे का कीमत जब देखा 5 रुपए का एक संतरा है तो इसने मांग कम की। जैसे जैसे संतरे की कीमत कम होती जा रही है ये मांग को बढ़ा रही है। जब 3 रुपए का एक संतरा हुआ तो इसने 30 संतरे ले लिए। जब 1 रुपए का एक संतरा हो गया तो इसने कितने संतरे खरीद लिए? 50 रुपए। आपने मांग का नियम में समझा था कि कीमत जब अधिक होती है तो हम मांग कम करते हैं और कीमत कम होती है तो मांग अधिक करते हैं। परंतु एक पूर्ति करने वाला दुकानदार का व्यवहार इससे उल्टा होगा। वो महंगा संतरा को अधिक बेचना चाहेगा और जब सस्ता संतरा होगा तो वो कम बेचना चाहेगा। ये देख लिए, जब संतरा 5 रुपए का है तो ये 50 संतरे बेचना चाहेगा क्योंकि इसको लगेगा कि अच्छी कीमत है, मैं अपने पूरे संतरे आज ही बेच दूंगा। परंतु जब ये संतरे का मूल्य 1 रुपए हो गया तो ये पूर्ति कितना कर रहा है? 10। ये नहीं चाहेगा कि सस्ते संतरे बाजार में बेचें। अब बाजार में संतरे का मूल्य कितना होगा? बाजार में संतरे का मूल्य कितना होगा? 3 रुपए होगा। अभी मैंने बताया था आपको पिछले स्लाइड में, वह मूल्य जिस पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो वही कहलाती है हमारी संतुलन मूल्य। वो क्या कहलाएगा? हमारा संतुलन मूल्य या बाजार मूल्य या बाजार का संतुलन। कीमत 4 और 5 में पूर्ति अधिक हो रही है जबकि यहाँ मांग कम हो रही है, इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है अधिपूर्ति। ये देखिए यहाँ पर मूल्य अधिक है, 5 और 4 है, तो यहाँ पे पूर्ति भी कैसी है? अधिक है। जबकि मांग कैसी है? कम है, 10 और 20 है। तो यहाँ अधिकता किसकी है? पूर्ति की। जहां पूर्ति अधिक हो वो क्षेत्र कहलाता है अधिपूर्ति का। जबकि देखिए यहाँ पे कीमत 1 और 2 रुपए है, तो जब सस्ती चीजें होंगी तो यहाँ पर हम मांग अधिक करेंगे, परंतु दुकान वाला इसे कम से कम बेचना चाहेगा। जब सामान सस्ता हो जाएगा तो दुकान कम बेचना चाहेगा और सस्ता सामान होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना चाहेंगे। इसीलिए ये वाला जो क्षेत्र होगा ये होगा अधिमांग, यानी मांग की अधिकता। यहाँ पे देखिए आप, सस्ता है तो मांग अधिक है जबकि पूर्ति कैसी है? यहाँ पर कम है। हम इसे रेखा चित्र से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर 5 रुपए मूल्य पे, 5 रुपए मूल्य पर 10 रुपए, 10 रुपए क्या हो गया हमारा? मांग। 4 रुपए पे 20, 3 रुपए पे 30, 2 रुपए में 40, 1 रुपए में 50। इन बिंदुओं को हम मिलाकर, हम ये वाला देख रहे थे ना मांग वक्र, तो ये क्या बन जाएगा? इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमको मांग वक्र मिल जाएगा। अब हम पूर्ति वक्र देखें, 1 पे कितना है? 10 है, 5 में कितना है? 50 है, 4 में 40 पूर्ति हो रही है, 3 में 30। इन बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? सप्लाई वक्र। ये जो हम पूर्ति वक्र, ये 5 पे 50 हमने बनाया था ना, ये 5 पे 50, इन बिंदुओं को हम मिला दिया था तो हमको क्या प्राप्त हुई थी? पूर्ति वक्र। इस प्रकार से हमने देखा कि 3 रुपए मूल्य पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। ये देखिए, मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों किस बिंदु पर मिल रहे हैं? ई बिंदु पर। ई बिंदु पर मूल्य कितना है? 3 रुपए है।
इसको हम और डिटेल में यदि हम परीक्षा में कॉपी में लिखना चाहें तो ये देखिए, डी वक्र मांग वक्र है, एस पूर्ति वक्र है। दोनों बिंदु ई पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ये बिंदु यहाँ पे ई दिख रहा है, जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर है। यहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों आपस में कैसी है? बराबर है। बिंदु ई संतुलन बिंदु है। ये जो बिंदु ई है ये संतुलन बिंदु है। बिंदु ई पर संतुलन कीमत 3 रुपए है। ये देखिए, कीमत कितनी है यहाँ पे? 3 रुपए। और संतुलन मात्रा कितनी है? 30 है। मांग और पूर्ति कितनी है? 30 है। यहाँ हमारा ई बिंदु साम्य कीमत कहलाएगा। ये ऊपर का क्षेत्र हमारा अधिपूर्ति होगा, क्योंकि ये अधिक कीमत पर पूर्ति क्या होती है? अधिक होती है। ऊपर के क्षेत्र में पूर्ति अधिक होती है। यहाँ पर कीमत देखो 1 और 2 रुपए है, तो यहाँ पर मांग क्या होगी? अधिक होगी, तो अधिमांग यहाँ पे है। संतुलन कीमत से नीचे अधिमांग होगी और संतुलन कीमत से ऊपर क्या होती है? अधिपूर्ति होती है। हमारा पहला प्रश्न है, अभी तक तो मैं केवल समझा रही थी आपको, यहाँ से हम प्रश्न हल करेंगे। संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। संतुलन जहाँ कीमत संतुलित हो। संतुलित कीमत का मतलब क्या होगा? जहाँ कीमत संतुलित हो। संतुलन कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जिस पर मांग और पूर्ति बराबर होती है। किसी वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा यानी मांग और पूर्ति की जाने वाली मात्रा के ठीक बराबर हो जाती है। यानी मांग और पूर्ति कैसी हो जाती है? बराबर हो जाती है। तब हमको क्या प्राप्त होता है? संतुलन कीमत। इस दशा में जिस मूल्य का निर्धारण होता है उसे संतुलन मूल्य, साम्य मूल्य या बाजार मूल्य, देखिए 3 वर्ड इसके लिए उपयोग होते हैं। संतुलन मूल्य भी हम इसी को कहेंगे, साम्य मूल्य और बाजार मूल्य। इस बिंदु पर मांग एवं पूर्ति आपस में बराबर होती है। जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो तो क्या होगा? संतुलन कीमत होगा। ये देखिए, हमने पिछले स्लाइड में देखा था ना कि 3 रुपए पे जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति आपस में बराबर थी। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाजार संतुलन से क्या आशय है, तब भी आपको उत्तर यही लिखना है। अधिमांग से क्या आशय है? देखिए, पहले ही मैंने जानबूझ के चित्र में समझा दिया था जिससे आप प्रश्न अच्छे से हल कर सके। अधिमांग मतलब जहां मांग अधिक हो और पूर्ति कम हो। अधिमांग अतिरिक्त मांग, अधिमांग और इसे ही क्या कहा जाता है? अतिरिक्त मांग। अधिमांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जब एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो। यानी अधिक क्या है? मांग अधिक है और पूर्ति कम है, उसे हम क्या कहेंगे? अधिमांग। अतिरिक्त मांग की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से कम होता है। बाजार में पूर्ति अधिक है और मांग कम है। बाजार मांग अधिक है और पूर्ति कम है। इसको हमने चित्र में भी देखा था ना। ये देखिए, ये जो संतुलन कीमत है, जब संतुलन कीमत से कम कीमत होती है तब कौन सी स्थिति होती है? अधिमांग। संतुलन कीमत कितनी है? 3। संतुलन कीमत से जब कम कीमत होती है तो यहाँ पर अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है। इसको आप सरल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि जब वस्तुएं सस्ती होती हैं तो मांग अधिक करते हैं हम ग्राहक हैं, हमको तो हर चीज सस्ती चाहिए है। तो जैसे ही वस्तुओं के दाम कम होते हैं तो मांग अधिक करते हैं। दूसरा है हमारा अधिपूर्ति। अधिपूर्ति किसको कहेंगे? जहां पूर्ति अधिक हो और मांग कम हो। बिल्कुल अधिमांग के उल्टा होगा ये। अधिपूर्ति या अतिरिक्त पूर्ति से अभिप्राय जब एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की पूर्ति उसकी बाजार मांग से अधिक हो। अतिरिक्त पूर्ति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाजार कीमत संतुलन कीमत से अधिक होता है। जब बाजार की पूर्ति अधिक हो, बाजार मांग कम हो। आप इसको बहुत, बस ये वर्ड आप समझ लीजिए। अधिपूर्ति मतलब अधिक क्या होगा? पूर्ति अधिक होगी। यदि अधि मांग होगा तो अधिक क्या होगा? मांग अधिक होगी। इसको भी हमने डायग्राम में समझा था। अच्छा, पूर्ति अधिक कब होगी? संतुलन कीमत कितनी है? ये संतुलन कीमत है 3 रुपए। जब संतुलन कीमत से अधिक कीमत होती है, 4 रुपए और 5 रुपए होती है,
तब कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? अधिपूर्ति की। यहाँ आप दुकानदार बन जाइए। दुकानदार बन जाइए, जब महँगी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना चाहेंगे। जब आपको यदि ज़्यादा कीमत पे आपकी वस्तुएँ बिक रही हैं, तो आप ज़्यादा सामान बेचना चाहेंगे। ऐसे ऐसे समय में हमारी कौन-सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? अधिपूर्ति की। यानी बाज़ार में खरीदने वाले कम हैं और बेचने वाले अधिक हैं। अभी हमने पिछले स्लाइडों में समझा कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। परंतु बाजार में दो अलग-अलग प्रकार की स्थितियां और उत्पन्न होती हैं। जैसे कभी बाजार में किसी वस्तु की कमी होती है तो इसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में कई लोग महंगी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं। जैसे अनाज है, शक्कर है या मिट्टी का तेल है। यानी बाजार में क्या हो जाता है कि इन चीजों के दाम इतने अधिक हो जाते हैं कि गरीब लोग इनको नहीं खरीद पाते। एक स्थिति और होती है, इसके विपरीत भी एक स्थिति उत्पन्न होती है बाजार में कि फसल बहुत अच्छी हो जाए और उत्पादन बढ़ जाए तो खाद्यान्न की कीमत अपने आप बहुत कम हो जाती है, जिससे किसानों को उनके उत्पादन लागत भी नहीं मिल पाती और कीमत कम होने के कारण किसान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार कीमत निर्धारित करती है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि किसान लोग ट्रक भरा टमाटर रोड पर फेंक के चले गए या आलू सड़ गया या प्याज खेत में ही सड़ गया। तो ऐसी स्थिति में जब खरीदार नहीं मिलते हैं, तब भी इस किसान की हालत खराब हो जाती है। वो इतनी लागत लगाता है टमाटर को उगाने में और इसके सही दाम नहीं मिल पाते। तो कभी-कभी बाजार संतुलन के अलावा भी असंतुलन की 2 स्थितियाँ हैं। कभी-कभी वस्तुएँ बहुत महँगी हो जाती हैं, तो गरीब लोग नहीं खरीद पाते और कभी-कभी इतना ज़्यादा उत्पादन हो जाता है कि वो बाजार में कोई उसके खरीदार नहीं मिलते। दोनों स्थिति में जो कीमत का निर्धारण है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? उच्चतम अर्थात अधिकतम कीमत। किसी वस्तु या सेवा की सरकार के द्वारा निर्धारित अधिकतम कीमत को कीमत सीमा या उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत को कीमत सीमा भी कहा जाता है। उच्चतम कीमत से आशय उस अधिकतम कीमत से है जो विक्रेता अपनी वस्तुओं के लिए क्रेताओं से वसूल कर सकता है। आपने देखा होगा ना, किसी भी बॉक्स में दुकान में मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है, यानी इससे ज्यादा दुकानदार आपसे पैसा नहीं ले सकता। सरकार अक्सर इस कीमत को वस्तु की संतुलन कीमत से कम निश्चित करती है। इन कीमतों का निर्धारण निर्धन वर्ग को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। ये सरकार के द्वारा घोषित होती है और ज्यादातर किनको ध्यान में रख के? गरीबों के लिए, क्योंकि सरकार ये सोचती है यदि चीजें महंगी हो गई तो गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। आवश्यक वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल की कीमत अधिक ना बढ़ जाए। मान लो सरकार जैसे चावल है, चावल का मूल्य निर्धारित कर दे कि कोई भी 50 रुपए से अधिक का चावल नहीं बेच सकता, यानी मैक्सिमम प्राइस सरकार ने डिसाइड कर दी कि 50 रुपए। इसका क्या अर्थ है कि ऐसा ना हो कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा रहे। तो कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार और गरीबों को ध्यान में रख के उच्चतम कीमत निर्धारित करती है। परंतु उच्चतम कीमत निर्धारित करने में एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, मांग अधिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मांग अधिक क्या है? जब चीजें सस्ती मिलने लग जाती हैं तो हर कोई ये खरीदना चाहता है। आप लोगों के समय में पता नहीं, अपने मम्मी पापा से पूछना, पहले राशन की दुकान में शक्कर मिलती थी। शक्कर मिलती थी। हर व्यक्ति अपना राशन कार्ड बनवा के कहाँ से शक्कर खरीदता था? सोसाइटी से। जो सरकारी दुकानें होती थी वहां से शक्कर खरीदता था। तो ऐसे में क्या होता था, हर व्यक्ति चाहता था कि वो सोसाइटी से, सहकारी समिति से जाके शक्कर खरीद ले, क्योंकि वहां पर उचित मूल्य पर, कम मूल्य पर शक्कर मिलती थी। तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब सरकार कीमत सीमा निर्धारित करती है। उच्चतम कीमत पर वस्तु के अधिक मांग होने के कारण सरकार राशनिंग प्रणाली अपनाती है।
कमजोर वर्ग को सस्ती वस्तु पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार राशन प्रणाली अपनाती है, जिसमें उपभोक्ता को राशन कार्ड या कूपन दिए जाते हैं ताकि वे सस्ती कीमत पर वस्तुएं राशन दुकान से खरीद सकें। मांग अधिक होने के कारण काला बाजारी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। काला बाजारी किसको कहते हैं? काला बाजारी का मतलब है गलत तरीके से बेचना। यदि मान लो आपके राशन कार्ड में केवल 10 किलो आपको शक्कर मिलना है, परंतु आपने उस दुकान वाले को थोड़ा अतिरिक्त पैसा दे दिया, तो आप शक्कर कितने किलो लेके आ गए हैं? 20 किलो ले आए हैं। ये कहलाती है काला बाजारी। काला बाजारी को रोकने के लिए सरकार अनेक उपाय करती है। सरकार कई तरह के कार्ड बनवा के रखी है, जिससे कि जो लाभ लेने वाले हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, केवल इसका वही फायदा उठा सकें। अलग-अलग राज्य अलग-अलग सुविधाओं के लिए अलग-अलग तरह के कार्ड निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है निम्नतम निर्धारित कीमत, या इसे ही कीमत तल भी कहा जाता है। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है। न्यूनतम कीमत मतलब किसी भी वस्तु की न्यूनतम कीमत से है, जिसे सरकार निर्धारित करती है। कभी-कभी उत्पादकों, मुख्य रूप से किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार वस्तु की न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। प्रायः अधिक उत्पादन होने के कारण यह समस्या आती है। खरीदने वाले कम हो जाते हैं और बेचने वाले अधिक हो जाते हैं। हमारे देश में इस प्रणाली से कृषि उत्पाद की कीमत निर्धारित की जाती है। किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को कीमत तल, निम्नतम निर्धारित कीमत कहते हैं। यह कीमत प्रायः संतुलन कीमत से अधिक होती है। जब उत्पादकों को संतुलन कीमत पर उनकी उत्पादन लागत नहीं मिलती, तब सरकार द्वारा उत्पादकों की हितों की रक्षा के लिए निश्चित की गई यह कीमत समर्थन कीमत कहलाती है। जैसे हमारे देश में हर साल ये चाहे रबी की फसल हो या खरीफ की फसल हो, सरकार हर कृषि उत्पाद के दाम निर्धारित करता है। ये देखिए आप, गेहूं के 2015, ये 2022-23 के लिए सरकार ने पहले ही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। गेहूं के 2015 रुपए, जौ का 1635 रुपए, चना का 5230, मसूर का 5500, सरसों का 50-50 और सूरजमुखी का 5441 रुपए। इस तरह ये जो मूल्य हैं, ये सरकारी मूल्य हैं। ये सरकार रबी की फसल और खरीफ दोनों की फसल के लिए पहले ही निर्धारित कर देती है, जिससे किसानों को उचित लाभ मिल सके। दोनों को हम एक साथ यदि समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। निम्नतम निर्धारित कीमत या कीमत तल, उच्चतम निर्धारित कीमत यानी कीमत सीमा। कीमत सीमा तथा कीमत तल को प्रशासकीय कीमत कहते हैं। ये मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित नहीं होती, बल्कि आप ये बात याद रखिए, ये दोनों कीमतें सरकार निर्धारित करती है। ये कौन सी कीमत होती है? न्यूनतम। और ये कौन सी कीमत होती है? अधिकतम होती है। कीमत तल मतलब न्यूनतम और कीमत सीमा मतलब अधिकतम। ये सरकार के द्वारा निर्धारित होती है, ये भी सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। ये मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित कीमत से कम होती है, क्योंकि ये क्या है? न्यूनतम कीमत है। ये मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक होती है, क्योंकि ये अधिकतम सीमा है। ये ज्यादातर किन पे लगाया जाता है? न्यूनतम कीमत कृषि पदार्थों पे। और ये निर्धन वर्ग को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए कम दाम पर लोगों को उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता होती है। तभी ये कीमत सीमा निर्धारित करती है। श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है? श्रम की मांग उद्यमी या उत्पादक के द्वारा किसी वस्तु के उत्पादन के लिए की जाती है। श्रम की मांग अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न मांग होती है, क्योंकि श्रम की मांग उस वस्तु की मांग पर निर्भर करती है जिसके उत्पादन में उस श्रम का प्रयोग किया जाता है। मान लो कि मैं एक
कपड़े सिलने वाली हूँ। जब मेरी मांग नहीं होगी, यदि शादी का सीजन है, मेरे सिले कपड़ों की मांग अधिक होने लगेगी तो मेरी मांग भी अधिक होने लगेगी। यदि मार्च और अप्रैल में अधिक मात्रा में घर बन रहे हैं, किसी भी शहर में घर बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो श्रम से किन किन श्रमिकों की मांग अधिक होगी? जो घर बनाने वाले श्रमिक है, नल लगाने वाला, फिटिंग वाला, सेंटरिंग वाला, या मजदूर हैं जो गारा मिट्टी वाला है। तो कहने का मतलब है, श्रम की जो मांग करता है वो उद्यमी या उत्पादक करता है। और श्रम की मांग कैसी होती है? अप्रत्यक्ष या व्युत्पन्न मांग होती है। कैसी मांग होती है? व्युत्पन्न मांग होती है। वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है? वस्तुओं की मांग उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं की मांग करते हैं। वस्तुओं की मांग संस्था, व्यक्तियों या परिवारों के द्वारा किया जाता है। हम वस्तुओं की मांग कौन कौन करता? हम सभी वस्तुओं की मांग करते हैं। सुबह ब्रश से लेके रात में सोने के समय हमको दूध तक की जरूरत होती है, जो दूध वाला ला के देता है हमको। फिर शक्कर चाहिए या बॉर्नविटा चाहिए है। दिन भर कपड़े चाहिए है, ठंड है तो स्वेटर चाहिए हमको। तो इस तरह से जो वस्तुओं की मांग है वो कौन करता है? उपभोक्ता करता है। और किस लिए मांगता है ये? संतुष्टि के लिए। ये वस्तुओं की मांग कौन कर सकता है? संस्थाएं भी कर सकती हैं। जैसे आपका स्कूल है, आपके स्कूल को कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत है? टेबल की है, डेस्क की है, चौक की है, बुक्स की है ना? लाइट की जरूरत होती है, वहां शिक्षकों की जरूरत होती है। तो इस तरह से जो वस्तुओं की मांग है, संस्था, व्यक्ति या परिवार कोई भी कर सकता है। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है? श्रम बाजार किसे कहेंगे? ऐसा बाजार जहां पे श्रम हो, श्रमिक हो। श्रम बाजार में मजदूरी की दर का निर्धारण श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा होता है। जैसे वस्तुओं का कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, उसी प्रकार श्रमिक की मजदूरी का निर्धारण भी मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। श्रम की मांग। श्रम की मांग उत्पादकों के द्वारा की जाती है। हमने अभी देखा था ना, श्रम की मांग कौन करता था? उद्योग या उत्पादक के द्वारा की जाती है। एक उत्पादक श्रमिकों को सीमांत उत्पादकता से अधिक मजदूरी नहीं देता। जो मजदूरी का निर्धारण वो कैसे करता है? उस मजदूर की सीमांत उत्पादकता से। श्रम की पूर्ति। श्रम की पूर्ति से आशय श्रमिकों की संख्या से है, जो मजदूरी के भिन्न भिन्न दरों पर काम करने के लिए तैयार है। जब श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति जहां पर निर्धारित होती है, वहीं पर मजदूरी का निर्धारण होता है। श्रम की सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं? श्रम की सीमांत संप्राप्ति उत्पाद से तात्पर्य एक श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन है। बहुत सरल है, कठिन लग रहा है आपको ये कौन सा वर्ड है, परंतु आप अभी आखिरी में देखना, उदाहरण से आपको समझ आ जाएगा। एक श्रमिक के द्वारा किया गया उत्पादन है। सीमांत संप्राप्ति उत्पाद में एक अतिरिक्त श्रमिक के द्वारा कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहलाता है। ये देखिए आप, ये दो मजदूर हैं, ये दिन भर मिलके कितनी शर्ट बना रहे हैं? 10 शर्ट बना रहे हैं। एक मजदूर और आ गया, एक मजदूर और आ गया। अब टोटल कितनी शर्टें बन रही हैं? तीनों मिला के कितने शर्टें बना रहे हैं लोग? 15 शर्टें बना रहे हैं। ये तीनों मजदूर मिलके 15 शर्ट बना रहे हैं। तो इसकी सीमांत संप्राप्ति उत्पाद तीसरे वाले मजदूर की कितनी होगी? 5 होगी। क्योंकि पहले तो ये दोनों मजदूर कितनी बना रहे थे? 10 बना रहे थे। अब ये एक अतिरिक्त जो श्रमिक लगा, इसके बढ़ने से उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? 5 शर्ट की वृद्धि हुई। इसका मतलब है ये जो तीसरा मजदूर था, इसने कितनी शर्ट बनाई है? 5 शर्टें बनाई। तो इस प्रकार से ये भी एक सरल प्रश्न है। अर्थशास्त्र की भाषा ही थोड़ी सी कठिन है बेटा, लेकिन यदि आप इनको ये कॉन्सेप्ट को समझते जाओगे, तो आप फिर अपने शब्दों में बहुत अच्छे से लिख सकते हो उत्तर को। तो इस तरह से ये इकाई कंप्लीट हो गई है। आप केवल वीडियो नहीं देखिए, आप वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि परीक्षा में आपको नोट्स ही काम आएगा। उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप
वीडियो देख के आप रिवीजन कर सकें। आप अपने नोट्स बनाइए, जितना मैं लिख रही हूँ, आप 2 अंकों के प्रश्न में कम शब्दों को लिखिए। मैं तो समझाने के कारण थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ, लेकिन आप 2 अंकों के यदि प्रश्न हैं, तो आप 2 अंकों के आधार पर अपने नोट्स बनाइए और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, जिससे कि आप रिवीजन कम टाइम में कर सकें। थैंक यू।